ये है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेक्चर और हम लोग साथ में शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। लास्ट चैप्टर में हमने क्या बात की थी? इंडिया की इकोनॉमी का स्टेटस देखा था 1950 टू 1991। अब हम देख रहे हैं कि जैसे शुरुआत हमने कहाँ से की थी कि हम लोग इंडिपेंडेंस के टाइम कैसे दिख रहे थे, हमारी इकोनॉमी कैसी दिख रही थी, एग्रीकल्चर का बुरा हाल, इंडस्ट्री का बुरा हाल, ट्रेड का बुरा हाल। फिर हमने 1950 टू 1990 चीज़ों को कुछ पॉलिसीज बना के ठीक करने की कोशिश की, जिसकी बात हमने पिछले चैप्टर में की। इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं कि नई इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई गई 1991 में। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि क्या थी वो पॉलिसीज और क्या ज़रूरत पड़ी हमें उन पॉलिसीज़ की। डिस्कस करेंगे डिटेल में हर पॉलिसी को और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसने हमारे बेनिफिट या नुकसान में काम किया। शुरू करें चैप्टर। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 थी क्या? सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, बदलाव लाए गए इकोनॉमी में, दैट रिवॉल्व्ड अराउंड द आइडिया ऑफ प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। LPG पॉलिसी भी कहा जाता है इसे। आपका जितना भी चैप्टर है वो सारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। सिंपल अगर इसका मतलब समझे, लिबरलाइजेशन, लिबरल मतलब फ्री करना। हमने पढ़ा था 1950 टू 1990 में हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग वगैरह वगैरह, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा लगाई गई थी। लेकिन 1991 में नई पॉलिसीज लाई गई जहाँ पे चीज़ों को लिबरलाइज किया गया, लाइसेंसिंग कम की गई, रिस्ट्रिक्शंस कम की गई, फ्रीडम प्रोवाइड की लोगों को ताकि वो काम कर सके। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है? चीज़ों को प्राइवेट करना। जिन चीज़ों पर गवर्नमेंट, पब्लिक ओनरशिप है उनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए ओपन अप करना। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो पब्लिक सेक्टर था वो ही एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा था। बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह क्या थी, पब्लिक सेक्टर ने अपने अंडर ही रखी हुई थी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को काम करना अलाउ नहीं किया था। लेकिन 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन भी किया गया, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स थे उनको ओपन अप किया गया कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी उन एरिया में आके काम कर सके। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? किसी भी एक कंट्री की मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करना, यानी कि इंडियन मार्केट को यूएस की मार्केट, रशिया की मार्केट, चाइना की मार्केट, इन सबसे कनेक्ट किया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उन्हें रिड्यूस करना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। एक चैप्टर का आउटलुक मिल गया कि लिबरलाइजेशन क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन क्या होगा। हाँ है ना? तो NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए जो इन सब के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे थे। बट द थिंग इज कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत क्या थी? हम लोग तो अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहे थे ना, तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई ही क्यों गई? वॉट वॉज द नीड ऑफ इट? नीड के लिए क्या समझाया जा रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर था उसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रुक रही थी। इसको सिंपल से अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी समझने की कोशिश करें, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप करने पड़ते हैं आपको कोई भी काम करवाने के लिए। मोर ओवर रिश्वतखोरी यानी कि करप्शन हो गया, ब्राइब वगैरह का जो भी सिस्टम होता है, एंड इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की वजह से डिले हो जाती है जो भी चीज़ें, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब कारणों की वजह से जो पब्लिक सेक्टर था कहीं ना कहीं वो ग्रोथ को रोक रहा था। वो एक फ्रीडम नहीं थी, एक वो सोच नहीं थी जो आपको आगे बढ़ा पा रही थी, इकोनॉमी को ग्रो करवा पा रही थी। पब्लिक सेक्टर लेकिन फैला हर जगह हुआ था, तो आप हर जगह में ही ग्रो नहीं कर पा रहे थे। एक ऐसे सिचुएशन में हम फंस गए थे। इसीलिए हमें ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे प्राइवेट लोगों की जरूरत थी जो काम करे एफिशिएंटली, ये सोच के कि हमें उससे बेनिफिट मिलेगा। पब्लिक सेक्टर क्या सोचता था कि हम तो लोगों की सेवा करने के लिए खुले हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स क्यों खुलते हैं? हम तो लोगों की सेवा करने के लिए खुले हैं, उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन जो प्राइवेट बंदा, आपके मेरे जैसे लोग, अगर हम फैक्ट्री खोलेंगे हमारा मोटिव क्या होगा कि भाई प्रॉफिट कमाना है, पैसा बनाना है, हाँ या ना? तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर सेवा भाव के कारण कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट था। लेकिन जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स को एडअप करने की सोचा गया तो आर्ग्यूमेंट दिया गया कि जब प्राइवेट्स को लेकर आओगे ना, उन लोगों का अपना पैसा लगेगा,
तो वो अपने पैसे से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे एंड एंड ऑफ द डे रिजल्टेंटली इकोनॉमी ग्रो करने लगे। इसीलिए एनईपी की ज़रूरत महसूस की 1991 में। बोलो बात समझ में आ रही है? और क्या लिखा है? इकोनॉमिक पॉलिसीज अडेप्टेड प्रूव्ड टू बी इनसफिशिएंट। जो हमने पहले पॉलिसीज अडेप्ट की हुई थी, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, लाइसेंसिंग लगा रखी थी, कोटास बना रखे थे अलग अलग चीज़ों के, वो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट प्रूव हुई। इसकी स्टोरी अगर हम शॉर्ट में समझे तो हुआ क्या था, इंडिया को जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स थे ना, वो हमारे शॉर्ट हो गए थे, हम लोगों के पास बहुत कम हो गए थे, लैकिंग थे हम लोग। और हम लोग इस कारण गए आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास कि भाई मुझे लोन दे दो, हमें लोन दे दो कुछ। तो आईएमएफ बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लोन दे दूंगा, लेकिन आपको अपनी इकोनॉमी में जो अपनी इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है ना, इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा, ताकि यूएस आपके पास आके, चाइना आपके पास आके, मतलब कोई भी कंट्री आपके पास आके ट्रेड कर सके, व्यापार कर सके। तो बेसिकली एक वो बहुत बड़ा कारण था, हम जैसे काम कर रहे थे वो इनसफिशिएंट था, इनएफिशिएंट था, और हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स कम हो गए थे, हम लोन लेने गए तो उन्होंने हम पे क्या किया, दबाव बनाया, प्रेशर बनाया कि लोन ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन करो, प्राइवेटाइजेशन करो, लिबरलाइजेशन करो। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो हुआ क्या, हम LQP से मूव कर गए LPG पे। पहले लाइसेंसिंग थी, अब हम लिबरलाइजेशन लेकर आए। पहले कोटाज यानी कि हमने मार्जिन सेट किया होता कि इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना। अब हम क्या लेकर आए, प्राइवेटाइजेशन लेकर आए। पब्लिक सेक्टर ने रिजर्वेशंस जो भी कर रखे थे वो हटाए, प्राइवेटाइज किया गया चीजों को। परमिट्स फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो लेने पड़ते थे, अब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन किया गया, परमिट्स नहीं लेने पड़ते थे। बोलो बात समझ में आ रही है? चैप्टर का फ्लो समझ में आ गया ना? हाँ या ना? मुद्दा समझ में आ गया कि हम लोग ये क्यों कर रहे थे, क्या इनका मतलब है? हाँ या ना? अब एक एक करके इनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि लिबरलाइजेशन क्या है। देखो डेफिनेशन पढ़ लेते एक बार। फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि आपको जो बनाना है बनाओ, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप पे कोई कंट्रोल प्रैक्टिस नहीं करेगी। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। जो एंटरप्राइजेस पहले गवर्नमेंट ओन कर रही थी, स्टेट ओन कर रही थी, उधर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इन्वाइट किया गया कि आइए आप हमारे साथ ओनरशिप बांटिए, आइए साथ मिलकर काम करते हैं। किसको बात समझ में आ रही है? ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द वर्ल्ड इकोनॉमीज क्लोजर इकोनॉमिकली एंड सोशली। दुनिया भर की इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करने का एफर्ट को क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। यानी इंडियन मार्केट, इंडियन प्रोड्यूसर्स बाहर जाके सामान बेच सके, बाहर वाले प्रोड्यूसर्स इंडिया की मार्केट में आके अपना सामान बेच सके। इसी एक्टिविटी को, इसी को क्या बोला जाएगा, ग्लोबलाइजेशन। बोलो बात समझ में आ रही है? आया ना? इतना हमें क्लियर हो गया। धीरे धीरे अब समझते हैं कि लिबरलाइजेशन ऑफ 1991 की हमें जरूरत क्या थी। सिचुएशन पूरी कहानी समझाएंगे। बोल रहे हैं कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस होते थे, ये लाइसेंस चाहिए, वो लाइसेंस चाहिए, फलाना डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से करप्शन, डिले और इनएफिशिएंसी बढ़ी। कैसे समझते हैं? क्या होता था कि अगर आपको पहले एक छोटी सी करियाने की परचून की दुकान भी खोलनी है ना, तो आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता था। अगर आप लीगली जाते हैं तो, अगर आप लीगली एक दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको 25 तरीके के डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते थे। तो लोग क्या करते थे, इंडिया एक अनपढ़ समाज का देश है, यानी कि यहाँ के लोगों की उस टाइम में तो पढ़ने लिखने वाली रेशियोज और कम थी, लिटरेसी रेट और कम था, आज से भी कम था। उस जमाने में सोचो, अगर आपसे कोई 25 तरीके के डॉक्यूमेंट मांगेगा, आप बोलोगे यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लाइसेंस लेना तो बड़ा मुश्किल काम है, हम एक काम करते, एक बार दुकान खोलते, देखते कोई आएगा तो। अगर कोई आएगा, कोई ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है वो चेक करने आएगा, भी थोड़े बहुत पैसे दे देंगे उसे। इसको बात समझ में आ रही है कि जब बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क या एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ना, तो वो प्रमोट करता है लोगों को करप्शन करने। बोलो किसको बात समझ में? तो ये क्या हुआ, लोगों ने पैसे खिलाने शुरू किए, लोगों ने पैसे खाने शुरू किए, जो ऑफिसर्स थे, जिसकी वजह से काम में डीले, इनएफिशिएंसी जैसे एलिमेंट्स हमें देखने को मिले।
इसीलिए जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर ने चीज़ों को ब्लॉक करके रखा हुआ था, रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था, धीरे धीरे उसे ओपन अप किया गया। बोलो बात समझ में आ रही है? ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी फेल, बेसिकली इस वजह से हमारी जीडीपी भी गिरती जा रही थी, क्योंकि जो मेन सेक्टर काम कर रहा है वो पब्लिक सेक्टर है, वो इनएफिशिएंट है, प्राइवेट इंडिविजुअल ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जीडीपी तो गिरेगी ना। यानी जो इकोनॉमी का, टोटल इकोनॉमी का पैसा है वो तो कम ही होगा ना। बोलो किसको बात समझ में आ रही? हाँ या ना? सो ग्रेट रिलायंस वॉज प्लेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस, तो डिसाइड किया गया कि लिबरलाइज करेंगे चीज़ों को, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल कम करेगी, ताकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस उठ पाए जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो और हमारे देश का जीडीपी बढ़ सके, हम लोग ग्रो कर सके। हाँ या ना? लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि मार्केट फोर्सेस पे चीज़ों को छोड़ा गया, यानी कि अब कहीं रिस्ट्रिक्शंस को कम करके बोला गया कि देखो जिस भी चीज़ की डिमांड हो रही है वही सप्लायर सप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर आप या मैं फैक्ट्री खोलते हैं, हम लोग क्या सोचेंगे, अच्छा मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, मैं मार्केट की कौन सी डिमांड पूरी कर सकूँ, हम वही चीज़ बनाएंगे। हम सेवा करने के लिए थोड़ी फैक्ट्री खोलेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो डिमांड एंड सप्लाई की जो मार्केट फोर्सेस थी उन पे चीज़ों को छोड़ा गया, गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल को कम कर लिया। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ या ना? क्यों जरूरत थी लिबरलाइजेशन की, ये तो हमें समझ आ गया। तो लिबरलाइजेशन में बेसिकली करा क्या क्या गया, नई इंडस्ट्रियल सेक्टर पॉलिसीज लाई गई, रिफॉर्म लाया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म लाया गया, टैक्सेस सिस्टम में रिफॉर्म लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में रिफॉर्म लाया गया। यानी कि $1 की जो आज हम बात करते हैं कि कीमत ऑलमोस्ट 70-80 ऐसे रुपए होती है, वो कैसे डिसाइड होता है, कैसे पहले होता था, उस चीज़ में रिफॉर्म लाया गया। और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज में भी रिफॉर्म लाया गया कि कैसे ट्रेड होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले क्या आ गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म आया, सिंपल सी बात है, अबॉलिशिंग ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पहले क्या था, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में लाइसेंस लेना पड़ रहा था, लेकिन अब लिकर यानी कि शराब को छोड़ के, सिगरेट को छोड़ के, डिफेंस इक्विपमेंट्स को छोड़ के, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स बम वगैरह को छोड़ के, डेंजरस केमिकल इंडस्ट्री को छोड़ के, सबके ऊपर से लाइसेंसिंग को बहुत रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया। बोलो बात समझ में आ रही है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, हर जगह पब्लिक सेक्टर काम कर रहा था, हर इंडस्ट्री में, हर अपफ्रंट पे पब्लिक सेक्टर ने एक लीडिंग रोल लिया था। उस पब्लिक सेक्टर को अब श्रिंक किया गया, कॉन्ट्रैक्ट किया गया। पब्लिक सेक्टर जो पहले 17 थे उसको घटा के 8 कर दिया गया, और 2010 तक आते आते ये सिर्फ 3 ही रह गए थे, नेमिंगली एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड रेलवे ही पब्लिक सेक्टर रह गया था, बाकी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया गया। बोलो बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। याद करो लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप थी ना, उसके लिए कुछ एरियाज रिजर्व कर दिए थे कि अगर आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, यहाँ पे चीज़ें खोल रहे हो, तो हम आपसे टैक्स कम ले लेंगे, आपको सब्सिडीज दे देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी चीज़ें की जा रही थी, कुछ एरियाज को रिजर्व किया गया था, उन एरियाज को अब डी रिजर्व किया गया, यानी कि वो रिजर्वेशन हटा दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। और क्या किया गया, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज बाउंड बाय लाइसेंसिंग। पहले क्या होता था, वो आपको बताते थे कि आप इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बाउंड किया जाता था। अब इसे क्या किया गया, ओपन अप कर दिया गया कि यार आपका प्रोडक्ट है, आपको क्या बनाना है, आप मर्जी आपकी, आपको कितना बनाना है, मर्जी आपकी। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। पहले कैपिटल गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो कि आपको किसी भी प्रकार की गुड को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करती है। जैसे कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हो, ट्रैक्टर एक कैपिटल गुड हो जाएगी। ऐसी कोई भी गुड जो आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज अप हो रही है, राइट। तो जो कैपिटल गुड्स है वो इंडिया में उतनी नहीं बनती थी पहले, क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो वो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती थी। अब बाहर से मंगवाने के लिए बड़ा पेपर वर्क, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस, बड़े टैक्सेस एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब ड्यूटीज पूरी करनी पड़ती थी। लेकिन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, लिबरलाइजेशन के अंडर, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रीज को फ्रीडम प्रोवाइड किया कि आपको कैपिटल गुड मंगवाना है बाहर से, मंगवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मंगवा लो। बोलो बात समझ में आ रही है? जो भी
अपग्रेडेशन के लिए टेक्नोलॉजी थी, उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन की अब जरूरत नहीं थी, आप चीजों को इंपोर्ट कर सकते थे। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ या ना? फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्या रिफॉर्म आया? फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे पहले मेन बॉडी हमारे पास है आरबीआई। आरबीआई होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी बैंक्स के आपने नाम सुने उन सबका बाप आरबीआई है। तो पहले आरबीआई क्या था? एक स्ट्रिक्ट फादर था। आरबीआई रोल प्ले करता था रेगुलेटर का, यानी कि एक ऐसा फादर जो कंट्रोल करता है, आप यहां नहीं जा सकते, आप वहां नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं खा सकते, आप ये नहीं पहन सकते। लेकिन उस रोल से निकल के, रेगुलेटर के रोल से निकल के आरबीआई को फैसिलिटेटर का रोल दिया गया, यानी कि अब भी आरबीआई था तो सबका बाप ही, लेकिन अब कितना लोन देना है लोगों को, कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, ऐसी जो बातें थी उन पे बैंक्स को कंट्रोल मिल गया। पहले ये सब चीजें आरबीआई कंट्रोल कर रहा था, लेकिन 1991 के रिफॉर्म्स के बाद आरबीआई ने ये कंट्रोल क्या किया, थोड़ा सा फ्री किया, लोगों को कंट्रोल करने दिया, यानी कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये लोग अब अपना इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है, कितना लोन देना है, ऐसे डिसीजंस खुद ले सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? कमर्शियल बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू डिसाइड इंटरेस्ट रेट, वॉल्यूम, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, ये सब चीजें वो अब खुद डिसाइड कर पा रहे थे। बिकॉज ऑफ दिस मेनी प्राइवेट बैंकर्स इमर्ज्ड। इस फ्रीडम की वजह से ही बहुत सारे प्राइवेट बैंकर्स क्या हुए, इकोनॉमी में और पैदा हुए। और अगर आपने बैंकिंग वाले वीडियोस देखे, जब हम मैक्रो डिस्कस करते हैं, तो हम ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस से इकोनॉमी में पैसा बहुत बना देता है। एंड इसीलिए अगर प्राइवेट बैंकर्स बढ़े हैं तो इकोनॉमी में पैसा भी बढ़ेगा, सर्कल क्या होगा इकोनॉमी का, बेटर होगा। बोलो बात समझ में आ गई? लिबरलाइजेशन अलाउड एफआईआई टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है वो भी अब इंडियन मार्केट में आ पा रहा था, इन्वेस्ट कर पा रहा था, ड्यू टू लिबरलाइजेशन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ या ना? और हम किसके बारे में बात करेंगे? टैक्स सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स है। पहले क्या था, हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स था, बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे, समझ नहीं आता था, तो लोग क्या करते थे, अक्सर बचते थे टैक्सेस भरने के। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या किया, टैक्सेशन को सिंपल करने की कोशिश की, कम करने की कोशिश की, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस भर पाए। यही लिखा हुआ है, प्रायर टू लिबरलाइजेशन टैक्सेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, बहुत ज़्यादा हाई थे। धीरे धीरे क्या करने लगे लोग, इन्वेड करने लगे, यानी कि टैक्सेस भरने से भागने लगे, बचने लगे, चोरी करने लगे टैक्स की। फॉलोइंग लिबरलाइजेशन टैक्स रेट्स वर रिड्यूस्ड, टैक्सेस के रेट्स को रिड्यूस किया गया अंडर लिबरलाइजेशन। 2016 में जीएसटी एक्ट लाया गया जिसने टैक्सेशन सिस्टम को बहुत सिंपल कर दिया एंड बहुत मिनिमल टैक्सेस, एक यूनिफाइड यानी कि एक ही यूनिफॉर्म टैक्स मिल गया हमें हमारे सारे देश के लिए। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? रिफॉर्म समझ में आ रहे हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स आए, फाइनेंशियल सेक्टर पे रिफॉर्म्स आए, ये चीज़ें फ्री हो रही है। अब देख रहे हो धीरे धीरे चीज़ों में जो बेड़ियों से पहले बंधी हुई थी, अब धीरे धीरे उन्हें क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, लिबरलाइज कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? टैक्स रिफॉर्म्स के पास हमारे पास क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स को कैसे समझेंगे, जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ₹1 $1 के बराबर होता था, लेकिन धीरे धीरे जब हम 1991 तक पहुंच चुके थे तब ऑलमोस्ट ₹23 $1 के बराबर होते थे। तो गवर्नमेंट ने किया क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में किया क्या, अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया, यानी कि पहले हमारी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा थी, उस वैल्यू को गिराया गया। बोलो बात समझ में आ रही है? नाउ US डॉलर और ब्रिटिश डॉलर पाउंड कुड बाय मोर गुड्स। अब क्या हो रहा था, क्योंकि करेंसी की वैल्यू को गिराया गया, अब $1 से ज़्यादा चीज़ें आती थी। कैसे समझा सकती हूँ मैं आपको इस चीज़ को, कि समझ लीजिए आपका एक पॉट बेचने का बिजनेस है। लो लिख लेते थोड़ा सा ताकि हम ट्रैक कर पाए अपने एग्जाम्पल को। सिंपल सी बात को अभी समझ लेते हैं। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, यही लिखती हूँ मैं। पहले आपका बिजनेस था पॉट बनाने का और आप उस पॉट के लिए चार्ज करते थे ₹250। इस समय में ₹1 इज इक्वल्स टू $1 था।
ओके, यहां तक सब मेरे साथ हो। तो अगर 250 रुपए की चीज है आपकी तो कितने डॉलर देने पड़ेंगे? 250 डॉलर। हाँ या ना? यहां तक बिल्कुल साथ साथ में हो। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने करेंसी को डीवैल्यू कर दिया, बोला कि 25 रुपए के बराबर क्या है? $1 है। हाँ या ना? $1 की वैल्यू कितनी है? 25 रुपए। इसको बोलते हैं डीवैल्यू करना, अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद ही गिरा दिया एक तरीके से। समझ आ रहा है? यहां तक सब साथ साथ में हो। तो अब जो 150 रुपए की चीज है उसके लिए आपको कितने डॉलर देने पड़ेंगे? लगाओ दिमाग, कितने डॉलर देने पड़ेंगे? $10। यानी कि जो बाहर वाले लोग हैं उनके लिए सामान सस्ता हुआ या नहीं हुआ? पहले 250 लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं? 10 लग रहे हैं। आया ना? तो डीवैल्यूएशन हमने किया भी इसीलिए था। हमें डीवैल्यूएशन का बेसिकली फायदा क्या था या हमारा मोटिव क्या था? खुद की करेंसी की वैल्यू कौन गिराता है? हमने इसीलिए वैल्यू गिराई थी ताकि बाहर वाले लोग ज्यादा खर्चा करें हमारे पास आके, जिसकी वजह से हमारे पास डॉलर्स बढ़ेंगे, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा। बोलो बात समझ में आई? कि स्टोरी समझ में आई कि क्यों डीवैल्यू हुई चीज? क्या लिखा है? नाउ डीवैल्यू कर दिया, अब $US और ब्रिटिश पाउंड से ज्यादा चीजें खरीदी जा पा रही थी। कॉन्सिक्वेंटली एक्सपोर्ट रोज। इस वजह से क्या हुआ? एक्सपोर्ट राइज कर गया, हम लोग ज्यादा सामान बाहर वाली मार्केट्स में बेच रहे थे। मोर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। बाहर ज्यादा सामान बेच रहे थे तो वो लोग क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। हमारी इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आ पा रहा था। ऑल्सो इंडिया ऑप्टेड फॉर फ्लोट एक्सचेंज रेट। ये बात छोटी सी और समझने की कोशिश करते हैं। फ्लोट एक्सचेंज रेट क्या होता है और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? फिक्स्ड में क्या होता है कि समझ लीजिए मेरे पास एक एप्पल है। मेरे पास क्या है? एक एप्पल है। मैं बोल दूं कि इस एप्पल की कीमत 300 रुपए है। मैंने क्या बोल दिया? इस एप्पल की कीमत 300 रुपए। इसका भाव किसने लगाया? मैंने, अपने हिसाब से। इसे बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब मैं इस एप्पल को लेके मार्केट में चली गई। मैंने बोला आप लोग लगाओ, इसका कितना भाव लगाओगे? एक जना बोला 10 रुपए, एक जना बोला 20 रुपए, एक जना बोला 30 रुपए। 30 से ऊपर कोई नहीं बोल रहा। 30 पर रुक गई है मार्केट। तो मेरे इस एप्पल की कीमत मैंने नहीं लगाई, मार्केट ने लगाई। हाँ या ना? जब कीमत मार्केट लगाती है आपकी करेंसी की, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। लेकिन जब कीमत आप खुद लगाते हो उसे बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। हाँ या ना? तो पहले हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑप्ट किया हुआ था, हमने चूज किया हुआ था। अब हम लोग शिफ्ट किए रिफॉर्म्स के बाद फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे। मार्केट में डिमांड सप्लाई की फोर्सेस को देखते हुए जो भी एक्सचेंज रेट, जैसे कि यहाँ पे कितना चल रहा है? 23 रुपए और $1। हाँ या ना? ये अपने आप मार्केट हमारी करेंसी की वैल्यू लगाई। बोलो बात समझ में आ गई? हमने क्या किया? ये वाला सिस्टम ऑप्ट कर लिया। सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है? इंटरनल सेक्टर में क्या क्या आता है? आपका हाउस होल्ड सेक्टर, आपका प्रोड्यूसर सेक्टर और आपका गवर्नमेंट सेक्टर। और इसके अलावा जो भी वर्ल्ड मार्केट्स है, दूसरी कंट्रीज है, वो क्या होता है? सारा एक्सटर्नल सेक्टर होता है। उस एक्सटर्नल सेक्टर के साथ डीलिंग्स करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसी चीजें करने के लिए भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए, ये अपने में ही 3-4 चीजें बोलेंगे क्या किया? डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यानी कि पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे क्या थी? रिस्ट्रिक्शन थी कि आप इतनी ज्यादा क्वांटिटी नहीं मंगा सकते हो, इतनी ज्यादा क्वांटिटी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। उनको क्या किया गया? हटा दिया गया, डिसमेंटल कर दिया गया। और क्या किया गया? रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स, यानी कि जो इंपोर्ट पे ड्यूटी लगती थी उसको घटाया गया। रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती थी, उन्हें हटाया गया। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, अगर आपको सामान अपना बाहर वाले देशों में जाकर भी बेचना है ना, तब भी पैसा टैक्सेस देने पड़ते थे, उन टैक्सेस को भी हटाया गया। बोलो बात समझ में आ गई? लिबरलाइजेशन हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है। उसके डिफरेंट रिफॉर्म्स भी देखे हमने। आया ना? नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करने वाले कि भाई प्राइवेटाइजेशन क्या होता है?
प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? पीएसयूज एंड पीएससीज जिन्होंने डाइवर्सिफाई किया था इंडस्ट्रियल बेस को, वो बहुत सारा डेड वेट कॉज कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि नवरत्नों को फिर भी रखा गया था। हम समझेंगे स्टोरी को, जो भी यहाँ पे लिखी हुई है। क्या हुआ था याद करो, पिछले चैप्टर में समझा था कि जो पब्लिक सेक्टर था उसने एक लीडिंग रोल लिया, उसने आगे बढ़कर इकोनॉमी की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का अपना जो भी वेट था वो अपने शोल्डर्स पे लिया, हाँ या ना? तो उन्होंने इंडस्ट्रियल बेस को डाइवर्सिफाई कर दिया। लेकिन हमने समझा कि पब्लिक सेक्टर का हमेशा मुद्दा क्या होगा? सेवा करना। प्रॉफिट कमाना मुद्दा नहीं होगा। आ रहा है प्रॉफिट, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट कमाना मुद्दा नहीं होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डेड वेट क्रिएट हो रहा था। और इस डेड वेट को हटाने का, रिमूव करने का हल क्या था? प्राइवेटाइजेशन। बोलो, स्टोरी बन गई, हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर हो गया। नवरत्न क्या थे? नवरत्न ऐसी 9 इंडस्ट्रीज थी, या कह सकते हैं ऐसे 9 ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनको फिर भी रहने दिया गया था गवर्नमेंट कंट्रोल में ही, ताकि कुछ अपग्रेडेशंस तो लाई गई थी, लेकिन फिर भी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इन नवरत्नस को ज़्यादा छेड़ा नहीं गया था, प्राइवेटाइज नहीं किया गया था। बोलो, बात समझ में आ गई, हाँ या ना? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हम लोग बात कर रहे हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन आप लोग करने तो चले हो, इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या भुगतने पड़े, हाँ या ना? फायदे क्या हुए कि सेल्फ इंटरेस्ट को क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। कैसा एग्जाम्पल ले सकते हैं? अगर फैक्ट्री गवर्नमेंट चलाएगी तो वो सोचेगी आपकी, मेरी, किसी और की सेवा किस तरह की जाए। लेकिन अगर फैक्ट्री आप या मैं खोलेंगे, हम लोग क्या सोचेंगे? भाई मेरे को इस फैक्ट्री को चलाना है, मेरे को पैसे बनाने हैं, तो मैं मेहनत भी उसी हिसाब से करूँगी। जब मैं पब्लिक सेक्टर में काम करती हूँ तो मेरी सोच क्या होती है? सेवा भावना। लेकिन जब मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करती हूँ, मेरी सोच क्या होती है? प्रॉफिट मेकिंग। तो जो बंदे का सेल्फ इंटरेस्ट है ना, वो उसको प्रमोट करता है कि आप ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा मेहनत करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी के लिए काम कर रहे हो, तो आप क्या सोचोगे? यार मेरे वर्किंग आवर्स ख़त्म हो गए, अब मैं घर चलता हूँ, थक गया हूँ मैं। लेकिन अगर आप खुद की फैक्ट्री के लिए काम कर रहे हो, आप संडे को भी पहुँच जाओगे, यार ये क्या दिक्कत आ गई है, मेरे को बताओ, हम ठीक करते हैं मिलके। बात समझ में आ रही है? तो जब तक हमारा सेल्फ इंटरेस्ट नहीं आता, जो कि पब्लिक सेक्टर में नहीं आ रहा था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जनरल इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा, प्राइवेट सेक्टर सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा। तो सेल्फ इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी के साथ रिलेटेड है। सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी बंदा अपनी ज़्यादा लगाएगा, मेहनत भी ज़्यादा लगाएगा। कॉम्पिटिशन इंड्यूसेस अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। अब क्या बोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को और क्या फायदा होगा? कि अगर कंपटीशन होगा दो लोगों के बीच में, आप और मैं लड़ रहे हैं, आपने एक जूस की फैक्ट्री खोली, मैंने भी जूस की फैक्ट्री खोली, अब हम दोनों चाहेंगे ना हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, तो आप करोगे नई टेक्नोलॉजी ले आओगे, मैं नया लेबल ले आऊंगी, तो होगा क्या? कंपटीशन की वजह से इकोनॉमी में अपग्रेडेशन भी आएगा और मॉडर्नाइजेशन भी आएगा। बात समझ में आ रही है? प्रॉफिट लेड टू डाइवर्सिफिकेशन सेटिंग बेंचमार्क ग्रोथ। प्रॉफिट कमा रहे हैं हम लोगों ने, मुद्दा क्या रखा आपने मैंने कि प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमा के हम लोग कर क्या रहे? और फैक्ट्रीज खोल रहे, और बढ़िया बेटर प्रोडक्ट बना रहे, चीज़ें हम डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं, एंड एंड ऑफ द डे इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड सेट कर पा रहे। बोलो, बात समझ में आ रही है? कंज्यूमर्स सोवरेनिटी, ये पॉइंट हमें क्या बोलता है कि देखो आप भी और मैं भी, जब भी हम लोग अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाएंगे, जूस बनाएंगे, हम बनाएंगे वही जो कंज्यूमर खरीदने को तैयार हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एलोवेरा का जूस कोई पीता ही नहीं है, कोई खरीदता ही नहीं है, तो वो ना आप बनाओगे ना मैं बनाऊंगी। तो प्राइवेटाइजेशन का फायदा ये भी है कि कंज्यूमर को कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है इस चीज का, क्योंकि कंज्यूमर इज किंग। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो लॉसेस क्या हुए? अच्छी चीजें तो है, लॉस क्या हुआ? सोसाइटी में सोशलिस्टिक पैटर्न सिर्फ थ्योरी का ही रह गया। याद करो, इंडिया ने जब बागडोर अपने हाथ में ली थी इंडिपेंडेंस के बाद, हमने क्या सोचा था कि हमारी कंट्री में एक सोशलिस्टिक पैटर्न होगा, यानी कि सब लोगों का भला किया जाएगा, सब लोगों की सर्विसेज में ध्यान दिया जाएगा, प्रॉफिट को या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सारी भागदौड़ नहीं दी जाएगी, मार्केट फोर्सेस पे सब कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जब ये नई पॉलिसी आई,
इसने क्या किया, ये जो सोशलिस्टिक पैटर्न था कहीं ना कहीं से खत्म कर दिया। क्योंकि पहले जब चीजें गवर्नमेंट के हाथ में थी, लोगों की सेवा हो रही थी, लेकिन जब गवर्नमेंट ने चीजों को प्राइवेटाइज किया, लिबरलाइज किया, तो वो नॉर्मल लोगों के हाथ में चली गई, जो क्या सोच रहे थे, प्रॉफिट, जिसकी वजह से समाज में क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया था। यानी कि अगर हम गवर्नमेंट फैक्ट्री की बात करें, वो लोग दिन में 7-8 घंटे काम करवा रहे थे, जो भी वेजेस लीगली स्पेसिफाई किए गए हैं, जो भी मिनिमम वेज रेट है वो सब उन्हें मिल रहा था। लेकिन जब नई फैक्ट्रीज आपके मेरे जैसे लोगों ने लगाई, तो हम लोग उनसे 12-12 घंटे काम करवा रहे, उनको सैलरीज कम दे रहे। बोलो किसको बात समझ में आ रही? गवर्नमेंट क्या कर रही थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके सेवा भावना कर रही थी। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट 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 के चक्कर में इन लोगों के एक तरीके से पाव काट रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो प्राइवेटाइजेशन ने सोशलिस्टिक पैटर्न को कहीं ना कहीं क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, कैपिटलिस्टिक पैटर्न ले आया। एक ऐसा पैटर्न जहां पे जिसके पास भी पैसा है, जो भी फैक्ट्री ओनर है, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। एंड कहीं ना कहीं जो लोगों की बेसिक नीड्स थी, लोग उससे दूर होते गए। बोलो बात समझ में आ रही है? और क्या हुआ, क्रैशेस द पुअर पीपल। पुअर पीपल क्या हुए, बद से बदतर हालातों में चले गए, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी थी, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइजेस ऐसी थी जो पुअर लोगों के काम आ रही थी। अगर आप कुछ पैसे नहीं भी कमा रहे हो तो भी आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही थी। लेकिन जब उन सेक्टर्स को एलिमिनेट किया गया, तो जो पुअर पीपल है, अब वो उन चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल प्रॉफिट मेकिंग के लिए मैन्युफैक्चर कर। तो पुअर पीपल क्रश हो गए। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो ये हमारे पास लॉसेस हैं एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन करने के। इतनी बात हमें समझ आ गई। अब हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है, ये तो हमें समझ आया ना, कि जो भी एक कंट्री की इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना, integrating Indian economy to the global economy. Globalization is the outcome of liberalization and privatization. ये माँ बाप है ग्लोबलाइजेशन के। अगर आप अपनी इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज ला रहे हो, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज ला रहे हो, तो ग्लोबलाइजेशन तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है। जब चीज़ों को लिबरल करोगे तो लोग अपने आप इंटरनेशनल मार्केट के साथ क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो क्या क्या रिफॉर्म्स थे ग्लोबलाइजेशन के अंदर? सबसे पहले इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले क्या था, इक्विटी क्या होती है, आपकी एक फैक्ट्री है, आप क्या करते हो, लोगों से पैसा रेज करने के लिए अपनी फैक्ट्री का कुछ हिस्सा बेच देते हो। इस हिस्से को इक्विटी बोला जाता है। हम कहते हैं ना, शेयर बेच देते हैं हम अपनी कंपनी के पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो पहले कुछ लिमिट सेट था कि जो फॉरेन के लोग हैं वो कितनी इक्विटी खरीद सकते हैं इंडिया में। उस लिमिट को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। बात समझ में आ गई? पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ की गई। यानी कि पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, कन्वर्ट करना डोमेस्टिक करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी में, यानी कि रुपीस को कन्वर्ट करना डॉलर्स में। इस कन्वर्टिबिलिटी को कहीं ना कहीं अलाउ किया गया। बाय सेल को, जो भी इंडियन करेंसी है उसको इंटरनेशनल करेंसी के अगेंस्ट बाय सेल करने के एक्शन को अलाउ किया गया पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी में। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ऐसी बढ़िया पॉलिसीज लाई गई जो लॉन्ग रन में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बेटर कर रही थी। और क्या है, रिडक्शन इन टेरिफ्स, इंपोर्ट ड्यूटीज को घटाया गया, ये हम पहले भी पढ़कर आए हैं। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, जो क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी उन्हें भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने। इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई? हाँ या ना? अब सवाल ये उठता है कि अब ये जो पढ़ तो आए हैं सब कुछ, इसका हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, गुड इफेक्ट्स हुए या बैड इफेक्ट्स हुए? तो हमेशा जब भी हम इकोनॉमिक पॉलिसीज लाएंगे, कुछ भी लेकर आएंगे, उसके गुड इफेक्ट्स भी होंगे और बैड इफेक्ट्स भी होंगे। इस चीज़ को पल्ले बांध लो। द थिंग इज, जब भी हम कुछ नया लेके आते हैं हम सोचते क्या है कि गुड इफेक्ट्स ज़्यादा है, बैड इफेक्ट्स कम है, चलो ले आओ। कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं होगी कहीं ना कहीं जिसका सिर्फ गुड इफेक्ट ही हो। जो भी चीज़ गुड इफेक्ट ला रही है वो कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट, एक डेड वेट क्रिएट करेगी ही करेगी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के क्या गुड इफेक्ट्स रहे, क्या बैड इफेक्ट्स रहे, उन्हें हम समझेंगे। सबसे पहले गुड इफेक्ट्स की बात करते हैं। क्या हुआ, चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। हम कहीं ना कहीं लोन ले लेकर जो बर्डन में थे, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर
टैक्सेस उतने कलेक्ट नहीं होते थे, हमारे पास उतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, तो हम ओवरऑल लॉस में थे, बर्डन में थे। उस बर्डन का कहीं ना कहीं क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। जब हम ये सब पॉलिसीज लेकर आए, इंटरनेशनल ट्रेडिंग शुरू हो गया, लिबरलाइज हुई चीजें, ग्लोबलाइज हुई चीजें, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आया, फिस्कल डेफिसिट में उसने हमें हेल्प किया उसको घटाने के लिए। वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गई। हमारी इकोनॉमी में अब हर टाइप के लोग काम कर रहे थे, हर इंडिविजुअल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहा था, तो बहुत सारे काम डेवलप हुए, बहुत सारी चीजें डेवलप हुई, तो इकोनॉमी ने एक वाइब्रेंट शेप लिया। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स बढ़ गए। स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी क्या हुआ, बेटर हुआ, क्योंकि पहले पब्लिक सेक्टर ही ज़्यादा सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर भी आगे आके इस प्रोसेस में प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करने लगा। कंज्यूमर सोवरेंटी, कंज्यूमर को किंग बनाया गया, क्योंकि जब मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा गया चीज़ों को, तो जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी चीज़ की सप्लाई होगी। चेक ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पे भी क्या हुआ, कंट्रोल हुआ। इन्फ्लेशन क्या होता है कि जो चॉकलेट आज आपको 5 रुपए में मिल रही है, आप आज से 20 साल जब बाद देखते हो सेम चॉकलेट आपको वो 10 रुपए में मिलती है, यानी कि आपकी पैसे की परचेजिंग पावर घट जाती है। 5 रुपए अब वो चॉकलेट नहीं खरीद सकता जो वो पहले खरीद पा रहा था। बात समझ में आ रही है? चीज़ों को महंगा जब हो जाती हैं चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। उस पर भी कहीं ना कहीं चेक आया, कहीं ना कहीं गिरावट आई, हम उसको कहीं ना कहीं सही लेवल्स पे मेंटेन कर पाए। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर वाले देशों से इन्वेस्टमेंट आया हमारे पास। शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली टू परफेक्ट कंपटीशन, पहले क्या था, पब्लिक सेक्टर सब कुछ कर रहा था, तो इकोनॉमी में मोनोपोली का स्ट्रक्चर था, सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथ में था, जैसे उसे ठीक लगता था वो वैसे करता था। लेकिन अब क्या हुआ, ओपन अप करने की वजह से, बेड़ियां खोलने की वजह से परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म हुआ, यानी कि आपके मेरे जैसे लोग आए उठ के कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, हम फैक्ट्री लगाएंगे, एंड हम लोगों ने लड़ लड़के एक दूसरे को बेटर कर दिया। आपने अपना प्रोडक्ट बेटर किया, आपको मैंने देखा अरे यार इसका प्रोडक्ट बेटर है, मैं भी अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाता हूँ। किसको बात समझ आ रही है? तो परफेक्ट कंपटीशन हमें कहीं ना कहीं पुश करता है बेटर की ओर। ये सारे क्या है हमारे पास, गुड इफेक्ट्स है NEP की। तो क्या कुछ बुरी बातें भी हैं? हाँ है। बुरी बातें क्या हुई? निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं दिखा पाया, एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं निग्लेक्टेड रह गया। स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो गई, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई। पहले जो चीज़ें एक मत होकर गवर्नमेंट चला रही थी, अब वो 25 लोगों के हाथ में थी जो 25 डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, जिस वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, क्योंकि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे उनको प्रॉफिट से मतलब था, तो उन्होंने जहां उनको लगा कि भाई मशीनरी से काम सस्ता होगा वो मशीनरी ले आए। गवर्नमेंट क्या सोच रही थी कि यार लोगों को काम देना है, फिर क्या है काम 2 दिन लेट हो जाएगा, लेकिन ये क्या सोच रहे, काम 2 दिन का 2 दिन में ही चाहिए ना, लेट क्यों हो जाए, मशीन ले आते अगर जरूरत है तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुई, प्रमोट हुई जब हमने NEP को अपनाया। डिसइन्वेस्टमेंट प्रमोट हुई। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसी कोई भी प्रोजेक्ट्स जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना पैसा पहले लगाया हुआ था, वहाँ से वो अपना पैसा विड्रॉ कर ले, उसे सेल ऑफ कर दे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेटाइज कर दे, उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये डिसइन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमी के लिए खराब चीज़ होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर रही है, एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को क्या कर रही है, कमज़ोर कर रही है फाइनेंशियली। जो हमारी फिस्कल पॉलिसीज थी, यानी कि जो टैक्सेस वगैरह वाला जो हमने सारा सिस्टम क्रिएट किया था, वो भी ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि हमने सोचा था टैक्सेस सिंपल कर देंगे, कम कर देंगे, अब लोग भरना शुरू कर देंगे, पर लोगों ने टैक्स इन्वेजन करना बंद नहीं किया। तो फिस्कल पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं एक डाउन ग्रेड पर ही थी। लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस, लोपसाइडेड का मतलब होता है जब आपके जो ग्रोथ के ट्रायंगल्स है ना, वो कोई छोटा बन रहा है कोई बड़ा बन रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर में कम ग्रोथ है, सर्विस सेक्टर बहुत ग्रो कर गया, इस तरीके से ग्रोथ हो रही थी। इकोनॉमी में ग्रोथ बराबर बटी हुई नहीं थी, लोपसाइडेड। ओके, अर्बन सेंट्रलाइजेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, जो भी ग्रोथ एक्चुअली हो रही थी वो अर्बन एरियाज में हो रही थी, शहरों में ग्रोथ हो रही थी, गाँव को कोई नहीं पूछ रहा था।
एनईपी में जो भी चीजें लाई गई उसकी वजह से शहर डेवलप हुए, गांव डेवलप नहीं हो पाए। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि समझाता है कि एक जो कंज्यूमर है ना, वो चीज अच्छी होने की वजह से खरीद लेता है, उसको जरूरत हो चाहे ना हो। जैसे कि मैं मार्केट चली जाऊं, देखो इतने सुंदर सुंदर बैग्स लगे हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर चीजें लगी हुई हैं, एंड सिर्फ वो देखकर मैं ले आऊं जबकि मुझे जरूरत भी नहीं है बैग की, मेरे पास 5 बैग ऑलरेडी पड़े, लेकिन फिर भी अच्छा देख के, गुड प्रोडक्ट देख के मैं क्या करूं, वो प्रोडक्ट उठा लाऊं। इस बिहेवियर को बोला जाता है कंज्यूमरिज्म। तो ये कंज्यूमरिज्म बढ़ने लगा क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंज्यूमर को स्टडी करके उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाने लगे, एंड कंज्यूमर इंप्रेस होके वो प्रोडक्ट खरीदने लगा, जरूरत के हिसाब से नहीं, शो के हिसाब से। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं एनईपी के बैड इफेक्ट्स भी। अब सवाल ये उठता है कि भाई फिर करे क्या, एनईपी को अपनाए या ना अपनाए, ग्लोबलाइजेशन करें या ना करें, प्राइवेटाइजेशन करें या ना करें। तो हमारी बुक इसका जवाब हमें कैसे देती है, बोलती है कि देखो करेंगे ग्लोबलाइजेशन भी, प्राइवेटाइजेशन भी, लिबरलाइजेशन भी, पर इनके जो भी नुकसान हो रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि जो भी इसके बैड इफेक्ट्स है हम उनको भी क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। ये तो हो गई बुक वाली बात। अब सवाल ये उठता है कि आप अगर बैठ के सोचे, चैप्टर के हिसाब से नहीं, अगर आप बैठ के सोचे कि विच वे टू गो, करे क्या, फ्री ट्रेड करें या ना करें, ग्लोबलाइजेशन करें या ना करें, हाँ ये चीजें सोचनी चाहिए ना हमें। तो अगर आप एक्चुअली डाटा उठा के देखें ना, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज का डिबेट है। यूएसए, चाइना आज हमेशा सबको बोल रहा है कि फ्री ट्रेड करो, इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दो। अब इंडिया जैसी कंट्रीज को इंपोर्ट ड्यूटीज हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए, ये जो डिबेट है, अगर आप इसे एक्चुअली समझना चाहते हैं ना, तो मैं यहाँ पे अब एक वीडियो लिंक कर दूंगी, आप उस वीडियो पे जाइए, समझने की कोशिश कीजिए, अपना एक ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश कीजिए कि चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए। मिलेंगे जल्दी और लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।